नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजा शंकर पांडे और अपने YouTube चैनल हेल्दी किडनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हर एक किडनी पेशेंट या किडनी डायलिसिस पे है या उसकी किडनी खराब हो चुकी है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि किडनी आखिर खराब क्यों होती है, रीज़न क्या है और ये किडनी जो आदमी को प्रॉब्लम आ रही है ये क्यों आ रही है आज के टाइम पे, ये युवा पीढ़ी को, जैसे कि हम भी युवा हैं यार, हम लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या कारण था। तो मैंने दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यार हम लोग ये आखिर किडनी पेशेंट कैसे बने, क्या कारण था, इसका क्या रीज़न था। उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आज बनाई है कि मेरी किडनी ख़राब कैसे हुई और ये मेरी किडनी सही कैसे हुई, किडनी डायलिसिस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और डायलिसिस के बाद जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, ट्रांसप्लांट के बाद मेरा जीवन कैसा है, ये सारे की सारी वीडियो इस वीडियो के अंदर पूरा निचोड़ मिलेगा। तो शुरुआत करता हूँ सन 2018 मई 2018। दोस्तों आज से 4 साल पीछे मैं जाता हूँ जब मैं एक पूर्ण रूप से स्वस्थ था, एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था एज ए अकाउंट डिपार्टमेंट में, और कुछ साल के बाद मैं उसमें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में चला गया था। तो दोस्तों जब मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में गया था और उस सिलसिले से मुझे बाहर जाना हुआ क्योंकि हमारी कंपनी को एक टेंडर मिला था सीसीटीवी कैमरे का जो नॉर्थ जोन में लगाना था। तो उस कंपनी के सिलसिले से मैं बाहर मतलब अपने यूपी और नॉर्थ जोन में जाना स्टार्ट किया। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो दोस्तों वहाँ पे मेरा पानी चेंज हुआ, तो वो मैं कैसे भी पानी पीना पड़ता था। मजबूरी ये थी कि वहाँ हैंड पंप था, नल था, ना वहाँ आरओ मिलता था, ना वो मिनरल वाटर मिलता था, ना वहाँ टाइम पे खाना मिलता था। जो मिला हम लोग खा पी लेते थे और अपने काम में लग जाते थे दोस्तों। और उसी दौरान दोस्तों थोड़ा सा मैं और पीछे जाता हूँ कि 2007 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट में वे एक्सपायर हो गए थे। सबसे छोटा भाई मैं था अपने परिवार में और बड़े भाई और जो भी थे वो सब बाहर ही रहते थे। उस टाइम मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ा, उस टाइम से थोड़ा थोड़ा बीपी मेरा बढ़ने लगा। तो फिर भी माता जी थी हमारी, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता था। वो कहती थी कुछ नहीं है तो बेटा काम कर, सब कुछ अच्छा होगा, जो होना था हो गया। तो उन माता जी का जो मुझे सपोर्ट मिलता था वो बहुत मेरी इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में था। तो दोस्तों कहानी थोड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ टाइम के बाद सन 2012 में मेरी मम्मी का हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिन्हें उनका भी वो भी स्वर्गवासी हो गई, वो भी भगवान के पास चली गई। तब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया एकदम। उस टाइम मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, हाइपर टेंशन हो गई थी मुझे। मैं सोचता था कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा। मैं भी जॉब करता हूँ, एक छोटा सा लड़का है, मेरी वाइफ, कैसे करूँगा मैं सब कुछ मैनेज। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी कहानी और आगे बढ़ती है। बीपी के बाद जब थोड़ा सा मैं और बड़ा होता हूँ तो दोस्तों उस टाइम क्या होता है कि मई 2018 में की बात थी ये, जब मैं नॉर्थ जोन का काम करते करते थोड़ा और आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी से मुझे फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। जब कंपनी ने मुझे निकाल दिया उस टाइम मेरे पास आय का कोई भी साधन नहीं था। मैंने रिसेंटली अपना एक घर बनवाया था, उसकी किस्तें, उसका लोन चुकाना, लोगों का लेन देन, ये सब मैं सोच सोच कर मेरा बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। इसका भी मुझे उस टाइम भी नहीं पता था दोस्तों। मेरे पेट में दर्द होता था, उल्टी होती थी, खाना खाता था नहीं पचता था, बार बार उल्टी होती थी। मैं अपने नज़दीकी एक डॉक्टर के पास गया, चंद्रा क्लिनिक, जिसका नाम है सेक्टर 45 नोएडा में। अगर आप लोग रहते होंगे सदरपुर कॉलोनी में, छिलेरा में उसका क्लिनिक है। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है, हम तुम्हें दवाई दे देंगे, आप आ जाना, ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं उन डॉक्टर के पास गया, मैंने उन डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो इन्फेक्शन हुआ है आपको कुछ दिन के लिए हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उनके हॉस्पिटल में गया, जो उनका हॉस्पिटल भंगेल में था उस समय, बेसमेंट में। तो भंगेल में उन्होंने मुझे एडमिट किया। पहले दिन जब उन्होंने मैं एडमिट किया, उन्होंने मेरी रिपोर्ट की। रिपोर्ट में क्या हुआ, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। मेरे कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें क्रिएटिनाइन बढ़ा हो, हीमोग्लोबिन कम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। उन्होंने रिपोर्ट दिखाई मुझे, कह रहे सब कुछ ओके है, थोड़ा इनका ट्रीटमेंट 1-2 दिन चलेगा, इनके पेट में इन्फेक्शन है और ये हम दवाई दे देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं चलो ठीक है यार, दवाई ववाई खाएंगे हम भी फिट हो जाएंगे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी किडनी ख़राब हो चुकी है। तो उस टाइम दोस्तों मैं चंद्रा डॉक्टर जो चंद्रा क्लिनिक था उनके यहाँ एडमिट हुआ। पहले दिन उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, ग्लूकोज चढ़ाया, जबकि किडनी पेशेंट को कभी ग्लूकोज नहीं चढ़ाना चाहिए था। उन्होंने लगातार मुझे
खाली पेट रख के ग्लूकोज, जब भी मेरे को दर्द होता था पेन किलर की दवाई और इंजेक्शन दिया जाता था। ऐसा 2 दिन कंटिन्यू चला वहाँ पर मेरे साथ। कुछ ज़्यादा आराम नहीं हुआ। 3-4 दिन के बाद वहाँ मैं ऐसे ही एडमिट रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ दिया। क्या अब तुम ठीक हो, थोड़ा परहेज करना घर में, ज़्यादा इधर उधर का बाहर का मत खाना, 2-3 दिन में आप बिल्कुल ओके जाओगे। दोस्तों, जून में, मई के लास्ट में मैं घर आ गया। मई लास्ट में जब मैं घर पे आया, एक दिन तो ठीक रहा। अगले दिन जब मैंने खाना खाया सुबह, मुझे फिर उल्टी हो गई। कुछ भी खाता था उल्टी हो जाती थी, पैरों में दर्द होता था। बस ऐसा होता था कि मैं खा पीऊँ, खाना पीना खा के बिस्तर में एक कोने में पड़ा रहता था। सब मुझसे कहते थे खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन दोस्तों क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे ही किडनी की प्रॉब्लम मेरे साथ आती गई धीरे 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 धीरे। उसके बाद मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर का तो था नहीं वहाँ पर उस दिन, तो एक उनका कोई कंपाउंडर था। उन्होंने कहा, डॉक्टर को फ़ोन किया, पूछा कि वो पेशेंट आए हुए हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो इंजेक्शन, उन्होंने फिर मुझे एक इंजेक्शन दे दिया। और थोड़ी देर के लिए वो इंजेक्शन देने के बाद थोड़ी देर में मेरी तबीयत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार अब कोई दर्द वर्द नहीं है और उल्टी नहीं हो रही। फिर मैं वापस घर पे आ गया। जब मैं घर पे आ गया तो मेरी तबीयत और बिगड़ने लग गई। तो मुझे इमीडिएटली मेरे घर के जो मेंबर थे वो मुझे लेके सीधा एनएमसी हॉस्पिटल, जो नोएडा सेक्टर 37 में है, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पर जब वो मुझे ले गए तो वहाँ पे डॉक्टर संजय वाधवान जी थे। संजय वाधवान जी का मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ दोस्तों। उन्होंने ही मेरा जीवन सबसे पहले उन्होंने बचाया मुझे। उन्होंने बताया, टेस्ट किया, मेरा सारी रिपोर्टें देखी। मेरी रिपोर्टें देखने के बाद मेरे घर से बुलाया गया। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने गया था, मैं अकेला ही गया था और मेरे साथ सिर्फ एक ही लड़का था। मैं अकेला बाइक ड्राइव करके गया था हॉस्पिटल में, खुद बाइक चला के मैं गया था। जब वहाँ मुझे एडमिट किया गया, वहाँ मेरे टेस्ट किया गया, रिपोर्ट देखी गई, तो उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद मुझे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद घर से मुझे घर पे कॉल किया गया। घर से मेरे फैमिली मेम्बर आए। फैमिली मेम्बर में सिर्फ मेरी वाइफ उस टाइम थी जो हॉस्पिटल में आई। वाइफ के आने के बाद आगे की कहानी क्या होती है दोस्तों, जब हॉस्पिटल में आ गए तो डॉक्टर संजय वाधवान ने उन्हें बुलाया और उन्हें बताया कि इनका किडनी में प्रॉब्लम है, इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। तो उनको भी लगा कि डायलिसिस कोई नॉर्मल बीमारी होगी, छोटी मोटी, मतलब ट्रीटमेंट दे के रिलीफ हो जाएगा, घर वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ऐसे ही लगा था स्टार्टिंग में कि जब वो मुझे आईसीयू में ले गए थे, लाइन डाल रहे थे गले में, यहाँ पे निशान भी है मेरे, तो यहाँ से उन्होंने लाइन डाली थी। लाइन डालने के बाद वो मैंने उनसे पूछा भी था कि सर ये क्या किया जा रहा है। कह रहा है कि आपका डायलिसिस होगा। मैं, सर ये क्या होता है डायलिसिस? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपकी किडनी प्रॉब्लम आ रही है, किडनी काम नहीं कर रही, इसीलिए लाइन डाल के आपकी डायलिसिस की जाएगी। डायलिसिस में आपकी किडनी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, किडनी तब काम नहीं कर रही, उसके मशीन के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे भी समझ में नहीं आया क्या होता है डायलिसिस। मैं भी, तबीयत ख़राब थी, समझ में आ नहीं रहा था। मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होता था मैं, और कुछ दिनों के बाद दवाई वाई लेके वापस हम घर आते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। कहानी एकदम पूरी पलट चुकी थी। ज़िंदगी जिसे कहते हैं कि अच्छी खासी पटरी पे चल रही थी और एकदम ट्रैक से आउट हो गई। ट्रैक से आउट होने का मतलब ये, ना ही मेरे पास कोई इंश्योरेंस था, ना ही जॉब थी, ना ही कुछ था। बस एक बीमारी शरीर में आ चुकी थी, वो भी किडनी से रिलेटेड, किडनी फेलियर। जिसके मुंह से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर हो गया, ये पेशेंट है, इसका डायलिसिस होगा। तो दोस्तों मुझे डायलिसिस पे ले गया। घर के मेंबर भी थे उस टाइम। पहली डायलिसिस मुझे अच्छे से याद है, मैं बिल्कुल बेहोश था, हल्की सी आंखें खुलती थी मेरी। तो मुझे मशीन पे लिटाया गया, गले में नली डली हुई थी, उससे फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद वापस मुझे वार्ड में ले गया आईसीयू में। फिर मॉर्निंग में मेरी दोबारा डायलिसिस हुई। फिर डायलिसिस होने के बाद फिर मुझे कुछ ध्यान नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। फिर जब मुझे होश आया, फिर मेरे घर वालों ने, घर के सारे मेम्बर आ चुके थे अधिकतर, और उन्होंने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम तुम्हें बिट्टू, कुछ होगा नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, आराम से रहो। डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, सब ओके है। लेकिन किसी ने मुझे उस टाइम भी क्लियर नहीं बताया था कि मैं किडनी मेरी फेल हो चुकी है। दोस्तों बहुत तकलीफ़ होती है सब चीज़ें सुन के। फर्स्ट टाइम मैं समझ सकता हूँ उन पेशेंट की जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, जो डायलिसिस पे हैं, उनके सामने क्या पीड़ी, क्या दर्द, क्या फाइनेंशियल कंडीशन आती है। परिवार की चिंता माइंड में हमेशा बनी रहती है
कि हमारे हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, ये किडनी अब कैसे ठीक होगी। किडनी ठीक करने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता दोस्तों, क्या क्या नहीं करता। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं डायलिसिस पे आ चुका था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे डायलिसिस ही सब कुछ है। जब मैं डायलिसिस पे जाता था तो मैं वहाँ पे जो पेशेंट थे, नर्स थे और भी स्टाफ था, उनसे बात करता था, उनसे पूछता था कि भाई ये डायलिसिस ठीक कैसे होगी। किसी डायलिसिस करवाने वाले का क्रिएटिनिन सही हो गया, वो पेशेंट ठीक होकर वापस चला गया, तो जो वहाँ पे टेक्नीशियन थे वो क्लियर नहीं बताते थे, कहते थे हाँ पांडे जी सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, आप डायलिसिस करवाते रहो, आप ठीक रहोगे, एकदम फिट हो जाओगे। लेकिन मेरे मन में हमेशा दुविधा बनी रहती थी। एक टाइम तो दोस्तों ऐसा आया कि मुझे ऐसा डर आ गया था मेरे अंदर कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आज रात को सो गया तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो मेरे माइंड में ये चीज़ें आ गई थी उस टाइम। नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा हावी हो रहे थे मेरे ऊपर कि मैं ये सोच 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 के मैं थक रहा था कि यार अगर मैं आज रात को सो गया तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे और साले साहब, मैंने उनसे बोला, सूरज नाम था उस लड़के का, है भी वो सूरज। मैंने सूरज से बोला, मैंने सूरज भाई देख, अगर मैं आज रात को सो गया ना, मुझे सोने मत देना, तुम मेरे पास हो, मुझे जगा के रखना, अगर मैं सो गया तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। ये वर्ड थे उस टाइम मेरे उनसे। तो मैंने उससे कहा था सूरज, वो बंदा भी डर गया था सूरज कि यार जिया जी क्या कह रहे हैं। मैंने हाँ सूरज, अगर मैं आज सो गया तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तुम मुझे रात को सोने मत देना। दोस्तों वो इतना डर मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम रात में कि मैं अगर मैं सो रहा हूँ तो जैसे कोई ताड़ होती है, कोई दीवार होती है, कोई बिल होती है अंधेरा टाइप का, मैं उसमें खींचे जा रहा हूँ, कोई मुझे हाथ पैर पकड़ के मेरे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, बहुत अंधेरे में ले जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम। लेकिन मैं उस रात को सोया नहीं दोस्तों। मुझे नींद आई सुबह 5:30-6-7 बजे करीब ऐसे नींद आई होगी। और जब मैं उठा फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ठीक हूँ एकदम, ये तो फालतू में डर रहा था मैं। फिर मैंने अपनी वाइफ को बुलाया तो वो घर से आई मेरे पास। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ उस टाइम, मुझे अचानक एकदम कौन सी एनर्जी आई, क्या मेरे माइंड में आया, मैं अरे कुछ भी हो जाए अब डरना नहीं है, अब इस जो बीमारी है इससे फाइट करनी है। अगर मैं अब डर गया तो मेरे पीछे बच्चों क्या होगा और मेरी फैमिली का क्या होगा। मेरे माइंड में फिर ये थॉट आया कि डरना नहीं। पता नहीं कौन सी शक्ति थी, कौन था वो, जिसने मेरे माइंड में ये सब चीज़ें उस टाइम मेरे सामने आती थी रात को। मेरे बगल में भी पेशेंट रहते थे, साइड में भी, हर तरफ पेशेंट, वो ठीक होकर घर जाते थे क्योंकि उनको छोटी मोटी बीमारी थी। मैं किडनी पेशेंट था, किडनी फेलियर था। फिर भी दोस्तों मैं डरा नहीं। जब वो मुझे एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर आ गई तो मुझे लगा कि यार अब कुछ नहीं होगा, अब डरना नहीं है, अब जो हो गया हो गया, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब इस बीमारी से हमें छुटकारा कैसे मिले, इसका क्या ऑप्शन है। तो मैं गूगल सर्च करता था, यूट्यूब सर्च करता था, डॉक्टर से पूछता था सर अब किडनी ठीक कैसे हो सकती है, इसको कोई इलाज है, कुछ है जिससे हम इसे इलाज करके ठीक हो सके। तो डॉक्टर संजय वाधवानी ने कहा था सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप लाइफ टाइम डायलिसिस करवाओ या एक डोनर ढूंढो जो आपको किडनी दान कर सके और आप ठीक हो सकते हैं। फिर तो लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि पर डे, मंथली, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी, उसका खर्चा आता था, प्लस घर का पूरी स्थिति गड़बड़ जाती थी, पूरी स्थिति एकदम, घर की स्थिति गड़बड़ थी। घर में सब लोग परेशान, ऐसी भावना से मुझे देखते थे क्या हो गया, लोग पूछते थे क्या हो गया, चलने फिरने लायक नहीं, वजन एकदम कम हो गया, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं, चलने फिरने में दिक्कत, 2 आदमी मुझे उठा के ले जा रहे हैं, 1 आदमी लेके आ रहे हैं। मैं सोचता था यार कभी ज़िंदगी में मैं सबको सहारा देता था, आज मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, ये सब हो कैसे गया, ये ठीक कैसे होगा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, माइंड में ही चलता था। लेकिन दोस्तों समय जो है वो हमेशा बदलता है। मैं आप लोगों को हमेशा इसलिए मोटिवेट करता हूँ, समय हमेशा बदलता है, समय एक समान नहीं रहेगा, सुख दुख तो आते रहेंगे, ये सब जीवन का हिस्सा है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक गुरुजी हैं, वो भी डायलिसिस पे हैं, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, उनकी वीडियो देख के मुझे भी मोटिवेट होते हैं, पर वो अपना ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा कि जैसे राधा रानी की कृपा होगी तो मैं तो जिंदा हुई हूँ, 12-13 साल से अपना डायलिसिस पे हैं, अपना डायलिसिस करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सर मोटिवेट हम करती है हम लोगों को। तो दोस्तों आप डायलिसिस पे हो तो आप बिल्कुल ना घबराएं, देखो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, फ्यूचर के बारे में सोचना है आपको, फ्यूचर में आपको क्या करना है। कोई डोनर मिलता है तो आप डोनर ढूंढिए, किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे दोस्तों। अब मैं वीडियो को और थोड़ा आगे ले जाता हूँ। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के बाद क्या हुआ दोस्तों, डायलिसिस मेरी चल रही थी,
डोनर मेरे फादर इन लॉ रेडी हो गए थे मुझे किडनी देने के लिए। घर में सबका टेस्ट किया गया, थोड़ी फाइनेंस का लिए फंड इकट्ठा किया गया, सबने फंड इकट्ठा किया, जितने मेरे रिलेटिव थे उन सब ने थोड़ा 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 फंड मुझे दिया। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला कहीं ना कहीं बैठा रहता है, वो किसी न किसी रूप में आपकी कहीं ना कहीं मदद करता है। उस समय मेरी मदद करती है मेरी कंपनी समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। अगर संजीव सर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और अमरीश भैया और पूरी टीम स्पर्श की, और चौधरी साहब, आवेश सर, ब्रजेश सर, मैं आप सबका नाम लेके इसलिए कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे उस टाइम इतनी मदद की। और जो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन सबको मैं थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम मुझे बहुत मदद की। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी आप लोगों ने उस चीज़ की मेरे लिए मदद की। सबको मैं थैंक यू कहता हूँ और वीडियो फिर आगे बढ़ाता हूँ। आगे वीडियो बढ़ती है। अमरीश सर ने मेरा ईएसआई जो कंपनी मैंने छोड़ी थी, ईएसआई का एक रूल था कि आप ईएसआई के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल में मेरी जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ उसके बेस के आधार पर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ। वो कैसे हुआ वो आगे की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसके 3-4 पार्ट बनेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी अपनी आज तक की टिल डेटेड की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ये वीडियो पूरी 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 देखना दोस्तों। अब आगे की कहानी स्टार्ट होती है जून के बाद, जुलाई आता है, जुलाई के बाद अगस्त 2018। अगस्त 2018 में क्या होता है दोस्तों, मेरा डायलिसिस चलता था। वहाँ पे एक चौधरी साहब थे टेक्नीशियन, और बहुत अच्छे ग्रेट बंदे, सारिक चौधरी उनका नाम था। उन्होंने मेरे से कहा था, यार देखो पांडे यार, तुम मस्त बंदे हो फिर भी टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे हो, एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो, क्यों टेंशन लेते हो। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। तो मैं क्या करता था, घर वालों के साथ नहीं आता डायलिसिस करवाने। जब मैं ओला बाइक बुक करके ओला पे अकेला जाता था डायलिसिस करवाने, डायलिसिस करवा के अकेला घर आता था। ईएसआई हॉस्पिटल अकेला जाता था, मेडिसिन अकेले लेके आता था, और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता था उस टाइम से। मैं लगता था हो गया चलो यार देखा जाएगा, चलते हैं दवाई लेते हैं डायलिसिस करवाते हैं। मैं अकेला थोड़ी करवा रहा हूँ, लाखों लोग डायलिसिस करवा रहे हैं यार, भीड़ लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अरे भगवान ने कम से कम मुझे तो इतना दे रखा है कि मैं डायलिसिस घर पे जाकर आराम से करवा रहा हूँ, एनसीआर में रह रहा हूँ। बहुत से लोग तो बिना डायलिसिस के मर जा रहे हैं, मेरे पास तो इतनी पावर आ गई है कि मैं डायलिसिस करवा सकता हूँ। ईएसआई मुझे सपोर्ट मिल गया, ईसीआई के थ्रू मेरी डायलिसिस हो रही है। मैं ठीक है, डायलिसिस होती रहेगी, लाइफ टाइम अपना काम भी करते रहेंगे, जिंदगी जीते रहेंगे, कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। बस इतनी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ गई थी शरीर में, डर ही नहीं लगता था बिल्कुल भी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फादर सब घर के तो आ चुके थे। बीएल के हॉस्पिटल गए, डॉक्टर सुनील प्रकाश जी से मुलाकात हुई। उन्होंने इतने सज्जन डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर, क्या बताएं दोस्तों। मई 2018 से अगस्त के बीच की कुछ कहानी मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। हम गए थे अपोलो हॉस्पिटल में जून में, क्योंकि घर वालों को संतुष्टि नहीं होती एक रिपोर्ट से। वो सोचते हैं कि रिपोर्ट गलत है, चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, वो अच्छी रिपोर्ट दिया होगा उसके पास। किसी रिलेशन में हमारा कोई लिंक था, वहाँ से थोड़ा जुगाड़ उगाड़ बिठाया गया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई। कोई गुलाटी साहब थे अपोलो में, उन्होंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट देखी, उसके बाद बुलाया, हम भी गए भैया अपना, पहुँच गया अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट देखी गई, टेस्ट हुआ, सब कुछ देखने के बाद पता चला कि भैया किडनी तो वाकई में ख़राब है, और किडनी हो गई है श्रिंक, काम नहीं कर रही। पता तो हमें भी था, लेकिन उम्मीद रहती थी कोई डॉक्टर बता दे, पॉजिटिव न्यूज़ दे दे, यार किडनी अच्छी है, काम कर रही है, बस मन में यही आस रहती थी। इसीलिए हर डॉक्टर के पास जाते थे। उन्होंने कहा भैया इनका भी लास्ट ऑप्शन ही किडनी ट्रांसप्लांट है। अब वहाँ से हताश निताश होकर घर आए, तो वहाँ से भी किसी ने बोला कि एक दिल्ली में है कोई डॉक्टर है, वो कोई दवाई ववाई देते हैं, आप वहाँ से संपर्क कीजिए। वहाँ से भी बहुत से लोगों को किडनी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने वहाँ से दवाई ली और ट्रीटमेंट करवाया, वो एकदम बेटर, गुड और वेल हो गए हैं। तो दोस्तों वहाँ भी गया मैं। वहाँ भी जाने के बाद नंबर आया, नंबर आने के बाद डॉक्टर ने देखा, कहा नहीं अब इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक काम कर सकते हैं आप, उत्तरांचल में दोस्तों नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से 75% किडनी डायलिसिस पेशेंट वहाँ जा चुके होंगे। उत्तरांचल उत्तराखंड में कोई जगह है, वहाँ का एड्रेस दिया गया था। वहाँ मेरा साला वो देसी दवाई लेने गया था।
देसी दवाई के बारे में आपको बता दूँ, वो देसी दवाई क्या थी। उस देसी दवाई का क्या होता था, मेरे पेट पे लगा के सिर्फ उसे घुमाया जाता था, खिलाया जाता था खाली पेट। और क्या कहते हैं, जो उन्होंने क्या दवाई दी थी, आयुर्वेदिक, सारी दवाई आयुर्वेदिक थी, गोली वोली कंटिन्यू। मैंने 1 महीना खा के देखा उसे, जुलाई से लेके अगस्त तक वो दवाई मैंने खाई। रिजल्ट 0 आया मेरा। क्रिएटिनाइन 5 पॉइंट तक आ गया था, 8.95 फिर पहुंच गया क्रिएटिनाइन मेरा। क्रिएटिनाइन फिर बढ़ गया मेरा। फिर मुझे तो यार बीच में ऐसा लगा था, मैं डायलिसिस करवाने जाता था, मैं अपने दोस्तों से कहता था डायलिसिस करवाने तो यार मैं, भाई मेरी दवाई आ रही है वहाँ से, मैं दवाई खा के एकदम फिट हो जाऊँगा थोड़े दिनों में, और वो आयुर्वेदिक दवाई है, उसका 100% रिजल्ट है। मैं उन्हें भी सजेस्ट करता था, मैं उन लोगों को भी कहता था बहुत अच्छी दवाई है, आप लोग भी दवाई खाइए, ठीक हो जाओगे। लेकिन हुआ नहीं साला कुछ ऐसा। क्रिएटिनाइन और बढ़ गया, प्रॉब्लम और आ गई, वीकनेस और आ गई, बिल्कुल कमजोरी आ गई, एकदम सूख के लकड़ी सा हो गया मैं। चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, क्या बताऊँ। वो भी ट्रीटमेंट करके देख लिया। उस ट्रीटमेंट के बाद बाबा तांत्रिक वांत्रिक सब जगह गए भाई, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट ऑप्शन था किडनी ट्रांसप्लांट। उसके लिए डोनर मिल चुके थे हमारे फादर इन लॉ, जो भगवान स्वरूप हैं, खेत में काम करते हैं, किसान हैं। उन्होंने कहा हम देंगे किडनी। डॉक्टर संजय वाधवान जी से मिले, उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने बताया सारा प्रोसीजर ऐसे ऐसे है। तो उनसे बताया गया कि हमारा ESI के माध्यम से BLK मैक्स हॉस्पिटल में हो रहा है दिल्ली में। उन्होंने कहा वेरी गुड बेटा, तुम टेंशन ना लो, तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो हम भैया वहाँ जाने लगे डॉक्टर सुनील प्रकाश सर के पास, BLK हॉस्पिटल। वहाँ पे अक्टूबर नवंबर, वहाँ पे क्या हुआ, अब देखो दोस्तों आगे का प्रोसीजर तो मैं कैसे बताता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या समस्या आती है। किडनी ट्रांसप्लांट होना भी बहुत इजी नहीं है, इसमें भी बहुत से डॉक्यूमेंट, बहुत से टेक्निकल पॉइंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर आदमी को परेशान कर देती हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं है भैया किडनी ट्रांसप्लांट करवाना भी। अब वहाँ जाने के बाद पता चला कि भैया पहले डोनर का टेस्ट होगा, पूरा रिसिप्ट का टेस्ट होगा, जो मरीज है पेशेंट उसका पूरा टेस्ट होगा, एक लेटर लिखा जाएगा। लेटर कैसा था मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो लेटर लिखा गया था, उस लेटर में क्या था कि लेटर की जहाँ पे हमारे ससुर जी रहते हैं वहाँ के तहसील में वो लेटर भेजा गया था। तहसील आप समझ रहे हो ना दोस्तों, वहाँ की तहसील से मैं अप्रूवल लेना था, तहसीलदार से, कि मैं गिरिजा शंकर पांडे पेशेंट हूँ, मुझे मेरे फादर इन लॉ अपनी स्वेच्छा से किडनी दान कर रहे हैं, कृपया आप इसे अप्रूव कीजिए, ऑथराइज कीजिए। उनके साइन होने के बाद वो लेटर जमा करना पड़ा हमें, कहाँ, BLK हॉस्पिटल। सेम प्रोसीजर मेरे फादर इन लॉ के साथ, वो जौनपुर जिला गए, उन्होंने अपने तहसीलदार को लेटर लिख के दिया वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे एक कॉपी हमें दी, एक कॉपी लाके वो लेटर की हमने अपने BLK मैक्स हॉस्पिटल में सबमिट की। BLK मैक्स हॉस्पिटल में सबमिट करने के बाद जब हम फिर वहाँ पे गए दिसंबर में, तब उन्होंने कहा कि अभी तक आपकी कॉपी वहाँ से रिटर्न नहीं आई है। मतलब भैया ये क्या प्रोसीजर है, वहाँ से रिटर्न नहीं आई, हमने तो हार्ड कॉपी आपको ला के दी है। उन्होंने कहा कि हमने वेरीफाई करने के लिए यहाँ से एक लेटर उनको कोरियर किया है आपके नोएडा और गाजियाबाद दादरी तहसील में, और एक लेटर जौनपुर की तहसील में जहाँ पे आपका कार्यालय है, जहाँ पे आपके निवासी हैं। उन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया। मैं भैया यहाँ दादरी गया, एक दिन पूरा दिन दादरी पता करके आया कि तहसीलदार से कोई लेटर है। उसके बाद पता चला वो कांगो के पास है, कांगो ने बोला उनके पास, 2-3 दिन हम यहाँ दादरी में घूमते रहे दोस्तों। हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस करवाना, उसके बाद दादरी जाना, वहाँ से लेटर ढूंढना, पता करना, फिर वहाँ पे वो लेटर के बारे में हमें पता चला दादरी में। उन्होंने वहाँ से फिर पोस्ट करवाया उनके थ्रू माध्यम से। वो पोस्ट होने के बाद BLK हॉस्पिटल मिला। BLK हॉस्पिटल में मिलने के बाद फिर आगे क्या प्रोसीजर चालू हुआ, जिसमें टेस्ट आते हैं, तमाम टेस्ट किए जाते हैं। उस टेस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए कि डोनर के कितने टेस्ट किए जाते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट की कीमत कितनी है, इसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं अपनी रियल लाइफ और रियल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि डायलिसिस पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था और डायलिसिस के बाद
ट्रांसप्लांट पे किया था। अब कहानी हमारी मोड़ लेती है, मेरा तो हो गया वेरीफाई कि भैया मैं नोएडा में, मेरा आधार कार्ड नोएडा आया था, मेरा यहाँ के तहसीलदार ने, अच्छा आदमी था, उसने करके भेज दिया। अब जौनपुर वाले तहसीलदार ने अभी तक लेटर भेजा नहीं था, जिसकी वजह से हमें क्या कहते हैं, टेस्ट की डेट नहीं मिल पाई, ट्रांसप्लांट की डेट नहीं मिल पाई थी। हम हॉस्पिटल जाते थे, टेस्ट करवाते थे, डॉक्टर से मिलते थे, डॉक्टर कहते ठीक है आप हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम से मिलिए, पूनम में बताती थी कि ऐसे ऐसे कीजिए। फिर वहाँ से हमने पता किया, वहाँ पे फिर गए गाँव यहाँ से फिर गाँव जाना हुआ, मेरा तो जाना हुआ नहीं। मेरे गांव में जो लोग थे उन्हें फ़ोन किया गया, वो वहाँ आके पता किए, उन्होंने बोला भैया लेटर मिला नहीं है यहाँ पे अभी तक, ना हमने यहाँ से कोई लेटर भेजा है। पता चला कि वो लेटर आया हुआ था, पोस्ट ऑफिस जाके पता किया, पोस्ट ऑफिस ने कहा हमने वो लेटर दिया है। वहाँ पे कोई बैठता मुंशी कहता मुझे मिला नहीं है। जब मुंशी के पास फ़ोन करवाया गया थोड़ी हाई अथॉरिटी से, तब कहा हाँ हमें वो लेटर मिला था, ये फलाना ठिकाना, गोल गोल घुमा रहा था। सारी बात दोस्तों पैसा खाने के चक्कर में रहती है। इतने करप्ट हो चुके हैं आजकल लोग, वो सबके साथ सौदा करते हैं, चाहे पेशेंट हो चाहे कोई भी हो उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। सॉरी। तो दोस्तों वो लेटर वहाँ से निकलवाया गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया, वहाँ से वो लेटर कोरियर किया गया, कोरियर फिर BLK हॉस्पिटल में आया। BLK हॉस्पिटल में आने के बाद फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट की डेट मिली गई। हाँ, फिर एक प्रॉब्लम आई दोस्तों, समस्या कभी ख़त्म नहीं होती किसी के साथ, समस्या हमेशा आदमी के जीवन में आती रहती है, और समस्या से हमेशा कोई ना कोई, हाँ देखो हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। अब समाधान क्या निकला समस्या का, ये भी आप सुन लीजिए। इस समस्या का समाधान, समस्या क्या थी, ये थी, उन्होंने कहा था ये तुम्हारे फादर इन लॉ कैसे हैं, इसे कैसे प्रूफ करूंगे आप, अब प्रूफ कैसे किया जाए, जो मुझे किडनी दे रहा है वो मेरे फादर इन लॉ है कि नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों टेस्ट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा DNA टेस्ट होगा। अब DNA टेस्ट का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने बोला मैडम ये टेस्ट कहाँ से होगा और इसका क्या प्रोसीजर है, ये कैसे होगा। उन्होंने कहा था कि आपको ये टेस्ट BLK हॉस्पिटल में ही करवाना है, इतना ये आपको पर्सनली आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। मैं मैडम मेरा तो ESI के पैनल से है, तो मेरा तो खर्चा सारा ESI देगी। मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर ESI ये लिख के दे दे ये टेस्ट हम अपने खर्चे पे करवाना चाहते हैं, आप लेटर लिखवा के लीजिए। मैंने बोला मैडम एक काम कीजिए, आप जो आपका ये लेटर है, जो प्रोसीजर है, आप मुझे एक लेटर की कॉपी दीजिए, वहाँ मैं ESI में जाके बातचीत करता हूँ, देखो क्या होता है। अब मैं दोस्तों यहाँ से लेटर लेके गया ESI हॉस्पिटल, पूना मैडम ने लिख के दे दिया अप्रूवल के लिए। वहाँ की जो CMO थी उन्होंने मुझे डेट दे दी कि आप 3 दिन बाद आइए। 3 दिन बाद मैं उनके पास जाता हूँ अपनी फाइल लेके। फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपको थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों दिसंबर ख़त्म होने वाला है, DNA की टेस्ट की अप्रूवल का मुझे मिला ही नहीं परमिशन। फिर कहते ना कहीं समस्या का समाधान रहता है। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे से कॉल घुमा दिया लखनऊ, कानपुर ESI हेडक्वार्टर में कॉल मिलाया। मतलब सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, किडनी पेशेंट हो, मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है, DNA टेस्ट करवाना चाहते हैं और अभी तक यहाँ से कोई अप्रूवल नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि आप मेल कीजिए। मैंने मेल टाइप कर सबको CC में रखने के बाद मेल भेजी गई। मेल पे मेरे पास अप्रूवल आया, मुझे भेजा गया। फिर मैं CMO के पास गया। वहाँ ट्यूसडे क्या होता है, तहसील जैसे तहसील में दिवस होता है, वहाँ पे मीटिंग होती है, सबको बुलाया जाता है पेशेंट को, जिसकी जो भी समस्या हो उसका समाधान के लिए। फिर मैं वहाँ पे गया दोस्तों, वहाँ पे वो लेटर मिला मुझे DNA टेस्ट के लिए। फिर हम दोबारा BLK हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमारा टेस्ट की जो प्रक्रिया होती है वहाँ से शुरुआत होती है। DNA टेस्ट किया गया। DNA टेस्ट करने के बाद वेरीफाई हो गया कि भैया ये जो आदित्य पांडे मेरा लड़का है, ये उनकी माताजी अर्चना पांडे है, अर्चना पांडे के पिताजी विश्वेश्वर नाथ उपाध्याय है। जब उन्होंने आपस में सबको मैच करवाया तब जाके हमारी रिपोर्ट मैच हुई और हमको ये टेस्ट करने की टेस्ट हो गया, वेरीफाई हो गए। अब यहाँ से फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है दोस्तों। इस कहानी को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उस कहानी में क्या होता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।